I think we're live. Yeah. Can we start? Yeah, it's live. Thanks. Ashlesha is here. I'm here. Okay. सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। NAPM के जो युवा संवाद का श्रृंखला रहा है इस महीने का, अक्टूबर के महीने का ये आखिरी सत्र है और इस महीने हमने जो थीम सिलेक्ट किया था यूथ एंड क्लाइमेट, उसका फोर्थ पार्ट ऑफ द डिस्कशन आज है. It's based around alternative means of as we proceed towards जो भी जितना भी अभी के सेशंस में हमने सुना उसके बाद एक कंक्लूडिंग सेशन टाइप का हमारा पहला सत्र जो था इस सीरीज का वो इस महीने का वो अराउंड कॉन्शियसनेस और एजुकेशन एनवायरनमेंट के ऊपर जो हमारा दूसरा सेशन था. इट वाज अराउंड ग्रीन इकोनॉमी पॉसिबल है या वो सिर्फ एक मिथ है और उसको हम किस दिशा में हम कैसे उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं. Third part of the series was climate crisis, democracy में किस तरह से हम देख रहे हैं और दुनिया भर में इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस मोड़ पे पहुंच गए हैं अभी क्लाइमेट क्राइसिस के मतलब उसके अराउंड जितने चर्चे हो रहे हैं, जितने कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ग्लोबली, जो भी इसके ऊपर बातचीत हो रही है, बट उस इतना सब कुछ चलने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हमें जिस दिशा में बढ़ना चाहिए था, जिस स्पेस में टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग, टुवर्ड्स सेइंग कि अब बस बहुत हो गया, अब इस तरह से हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, वो अभी तक नहीं हुआ है. बड़े बड़े देश जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका जो रोल रहा है डिस्पाइट क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर जितनी भी अवेयरनेस के साथ साथ हेलो Yeah, Vidisha, you're audible now. Go ahead. Vidisha, we can hear you. Yeah, okay. So, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अटैक रहा है क्लाइमेट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, वो बंद नहीं हुआ है. और जिस तरीके से गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिवली इसके टुवर्ड्स कुछ करना चाहिए था, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है. इनफैक्ट जो तबके हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, उनके ऊपर जो अटैक चलते हैं, जो पर्यावरण के साथ जिन लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, उन लोगों की जिंदगियों के ऊपर जो एक आक्रमण चलता है वो बंद नहीं हुआ है. इनफैक्ट बहुत सारे जगहों में हम देख रहे हैं कि इंटेंसिफाई हो गया है. जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का स्पेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा साफ अभी दिखने लगा है. वो किसी तरह से कम नहीं हुआ है. एंड विथ ऑल ऑफ द फैसिस्ट गवर्नमेंट्स अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं.
तो उनके अगेंस्ट कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दे हैव रेंडर्ड द पीपल वेरी वेरी इन सच अ सिचुएशन कि हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। एंड विद डेमोक्रेसीज अभी जो इनके जो स्वभाव हो रहे हैं सरकारों के, तो डेमोक्रेसी जिस तरह से ड्विंडल हो रहे हैं और उसके वैल्यूज जिस तरह से घटते जा रहे हैं, बहुत कम पावर रह गया है अब। हम देखते हैं कि या तो जेल में डाल देंगे या फिर पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि अनदेखा कर देंगे ऐसे मूवमेंट्स को, ऐसे आवाजों को जो पर्यावरण के लिए इंडिजिनियस लोग या फिर जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं वो लोग उठा रहे हैं। उनके नैरेटिव्स में जो क्लाइमेट चेंज के मतलब सरकार हो या फिर तो पावरफुल हो, जो कैपिटलिस्ट क्लास हो, वो लोग जिस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लाइमेट इस तरह से बचाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उसके नाम पे जो शोषण चल रहा है, जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के नाम पे वो लोग जिस तरीके का शोषण अभी चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि मीडिया नहीं दिखाएगी या फिर ये सब चीजें ज्यादा पब्लिश नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। तो वो जो जिस तरीके का एक ढोंग चल रहा है, वो उन सब से हमें ऊपर आना होगा। उनको ये बात समझना होगा कि हाँ, ये हम जानते हैं कि जब क्लाइमेट क्राइसिस सबसे ज्यादा इफेक्ट करने लगता है तब भी गरीब या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, वही सबसे ज्यादा पिसेंगे इसमें, वही सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसीलिए वो लोग अपना जो भी क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के नाम पे जितना भी नाटक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बताते रहना पड़ेगा कि और अपनी आवाज़ें मजबूत करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस जंक्शन पे खड़े हैं वहाँ से वी कांट कंटिन्यू। जिस तरह से चल रहा है उस तरह से हम चलते नहीं रहने दे सकते। विल हैव टू मेक चेंजेस टुवर्ड्स आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पॉलिसीज, और हमें अपने गवर्नमेंट को अपनी जो भी पूंजीवादी एक तबका है उनको बताना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बन के खड़ा होना पड़ेगा कि वे हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। और जो एक्सट्रैक्शन है, जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस के जो भी अभी तक वो लोग जिस तरीके से ये चलाते रहे हैं, उसको बंद करना होगा। एंड विल हैव टू कंटिन्यू लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, इट्स ऑलरेडी बीन लेट, बट उस बारे में हमें और चर्चा करना होगा और कॉन्शियसनेस बढ़ाना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा। और थ्रेट सबको पता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कशंस करना होगा। तो आज का सेशन उसी के अराउंड है। हम अश्लेषा को हैंड ओवर करेंगे अभी। अश्लेषा मॉडरेट करेगी पूरे सेशन को। शी हैज़ बीन वर्किंग एक्टिवली अराउंड rights of farmers from an ecological point of view, और काफी सारे और दिशाओं और सारे काम से भी जुड़ी हुई है अराउंड एनवायरनमेंट कंसर्न्स और क्राइसिस। Thank you, Vidisha. I think Vidisha froze over there, but no problem. I will pick up from here. Yeah. Vidisha, are you there? Were you closing up, or did you have anything else? Yeah, almost. Okay. Please. Okay, thanks so much, Vidisha. जो आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जैसे विदिशा ने ऑलरेडी बोला, आज हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्कशन है विनाशकारी विकास के विकल्प के बारे में। तो
सबसे पहले काफी बार हमें लगता है कि ये जो कैपिटलिज्म का रास्ता चल रहा है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंग्लिश में इसे कहते हैं टीना सिंड्रोम, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। लेकिन जैसे विदिशा ने ऑलरेडी बोला है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी हमारे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों ने बहुत ही अच्छे विकल्प लिखे हुए बनाए हैं, और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर में हो, या फॉरेस्ट गवर्नेंस में हो, एनर्जी में हो, सारे अलग अलग एरियाज में। लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से बढ़ावा नहीं मिल रहा है, ना रिकग्निशन मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया है आजकल की क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण वो है पूंजीवाद, और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जो हैं वो पर्यावरण को हार्म कर रहे हैं, और जो समाज है उस पे भी बहुत हानिकारक इम्पैक्ट हुआ है इस मॉडल का। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्लाइमेट पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ सरकारों का अखाड़ा नहीं है, इसमें आम जनता जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसी भावना को लेकर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी, हमारे साथ 3 युवा एक्टिविस्ट हैं, और तीनों युवाओं को मैं इनवाइट करूंगी। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमें बताइए आप कहाँ से हैं, आप किस किस एरिया में काम कर रहे हैं, और स्पेशली आप तीनों जो हैं अलग अलग विकल्प के कामों में लगे हुए हैं, उनके बारे में हमें बताएं। और एक और चीज आपसे मैं पूछूंगी कि आप अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं कि आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट कैसे बने, आपका इसमें कैसे स्टार्ट हुआ, ताकि हम सब सुनकर प्रेरणा लें। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी समीक्षा को। समीक्षा, ओवर टू यू। Okay. Am I audible? Yes. Okay. So I'm going to start in Marathi a little. तो बीच में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा. बेसिकली मी महाराष्ट्रामधून आहे आणि माझं जे गाव आहे ते कोस्टल गाव आहे, अलिबाग पासून एक 16 किलोमीटर पुढे. सो इट्स नॉट इवन अ टाउन, इट्स अ व्हेरी स्मॉल विलेज. आणि इथे भाताची शेती केली जाते. आणि माझे बाबा हे आधीपासून नैसर्गिक शेती जी असते, म्हणजे काहीही केमिकल्स न वापरता ज्या प्रकारे आपण शेती करू शकतो, ते त्याच्यामध्ये आधीपासून आधीपासून प्रॅक्टिस करत होते. आणि त्यांचा एम एवढाच होता की त्यांची जी फॅमिली आहे, म्हणजे आम्ही सगळे, आम्हाला घरात ज्या गोष्टी लागतात त्या आम्ही आमच्या शेतात उगवू शकू. सो माझं लहानपण हे सगळं बघण्यात गेलंय. बट मी मध्ये इन्फ्लुएन्स झाले बाय यू कॅन से being a small town girl, I wanted to learn, I wanted to get my education, a good job. So me city kade aale, and then I got my education, like I completed my education in Mumbai. आणि त्यानंतर जॉब 8 वर्ष सिटी मध्ये ऑलमोस्ट स्पेंड केल्यानंतर when I used to go out on vacations or treks, तेव्हा काही लहान लहान गोष्टी ऑब्झर्व करायला सुरुवात केली किंवा झाली रादर अनकॉन्शियसली. आणि मी जेव्हा सिक्कीम मध्ये होते तेव्हा एका गावात इम्प्रॉम्प्टू व्हिजिट केलेली. आणि तेव्हा तिथल्या काही गोष्टी बघितल्या की लोकल्सचं इंडिजिनस झाडांबद्दल किंवा सीड्स बद्दलचं जे नॉलेज आहे, किंवा लोकल हिलिंग टेक्निक्स ज्या आहेत, किंवा क्लायमेट जरी चेंज होत असेल तरी त्याच्यासोबत डील करण्यासाठी तुमच्या आजूबाजूला कोणते रिसोर्सेस आहेत आणि तुम्ही ते कसे वापरू शकता, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा मी एका अशा गावात बघितल्या जिथे हार्डली 5वी पर्यंतच एज्युकेशनची फॅसिलिटी आहे. सो इट वॉज अ स्ट्रायकिंग अँड ओव्हरवेल्मिंग मुवमेंट फॉर मी. आणि जेव्हा मी परत आले आणि त्याच्यानंतर मी जी गावं व्हिजिट केली, तिथे आय जस्ट स्टार्टेड पेइंग मोर अटेन्शन आणि अजून लहान लहान गोष्टी कळत गेल्या. सो वेन आय वेंट बॅक होम,
जेव्हा मी परत मुंबईवरून अलिबागकडे जात होते, सो मी युजली वीकेंडला जायचे. पण जेव्हा मी ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सपिरियन्स करून जेव्हा परत घरी जायला लागले, तेव्हा मला डिफरन्स कळायला लागला की ज्या सेम रूटवर मी ट्रॅव्हल करायचे, लहानपणी जिथे शेतं होती किंवा जिथे मोनोकल्चर नव्हतं, एकाच प्रकारची शेती नव्हती, वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं लावली जायची, क्रॉप रोटेशन होतं, खूप डायव्हर्सिटी होती. तिथे आता आयदर मोनोकल्चर आहे किंवा बॅरन लँड आहे. सो हळूहळू मग प्रश्न येत गेले आणि त्याच्यानंतर जसं वाचायला लागले, त्याच्यानंतर बाकी गोष्टींबद्दल फ्रायडेज फॉर फ्युचर सोबत जशी जुडले गेले, सो इट जस्ट स्टार्टेड गेनिंग मच ऑफ मोमेंटम इन माय लाईफ. आणि त्यानंतर मग आय वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग ज्याच्यात मी एज्युकेशन घेऊ शकते अँड आय कॅन स्टार्ट मुव्हिंग अवे फ्रॉम द सिटी अँड द कॉर्पोरेट लाईफ. आणि आय कॅन ऍक्च्युअली स्टार्ट वर्किंग विथ वॉट आय हॅव. आणि दॅट इज वेन आय केम अक्रॉस पर्माकल्चर. आणि त्यानंतर मी माझी पर्माकल्चर मधली डिग्री घेतली आरण्याला, तेलंगणामध्ये. आणि आय थिंक बिंग समवन फ्रॉम कोस्टल एरिया जिथे बऱ्यापैकी डेन्स व्हेजिटेशन आहे. आणि जेव्हा मी माझी डिग्री घ्यायला तेलंगणासारख्या ड्राय स्टेटमध्ये गेले, तेव्हा आय वॉज इंट्रोड्यूस टू अन एंटायरली न्यू इकोसिस्टम अँड आय वॉज फॅसिनेटेड बाय इट. बिकॉज ज्याला आपण डेझर्ट समजतो किंवा अनुपजाऊ समजतो, त्याच्यातूनही आपण काय काय करू शकतो, किंवा हाऊ सॉइल कॅन बी बॉट बॅक टू लाईफ बाय just using what is around you, even if you don't have amazing like rainfall किंवा amazing climate, minimum जे आहे त्याच्यामध्ये काय करू शकतो हे जेव्हा कळायला लागलं, जेव्हा I got to know about की there is a solution. I mean, no matter किती वाईट परिस्थितीत आता आपण आहोत, it can still be reversed in some form or another. And there is like बोलू शकतो की आपल्याकडे पॉसिबिलिटीज खूप आहेत. सो त्यानंतर जो थोडा डिप्रेस्ड किंवा लो फॉर्मनी बघायचा जो पर्स्पेक्टिव्ह होता तो चेंज होत गेला, अजूनही चेंज होत आहे. आणि नाउ आय फील मोर होपफुल अबाउट द एंटायर सिच्युएशन. सो दॅट इज वेअर आय एम राईट नाव, प्रॅक्टिसिंग पर्माकल्चर माझ्या शेतावर माझ्या बाबांबरोबर, आणि स्लोली टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स जिथे अर्बन रूफटॉप पर्माकल्चर किंवा फुल फॉरेस्ट बनवू शकतो. आणि मोनोकल्चर झोन्स जे आहेत त्यांना हळूहळू फार्मर्स सोबत डायव्हर्सिटी रिच पर्माकल्चर झोन्स मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो त्याच्यावर. सो दॅट्स अबाउट मी. थँक्यू. Thank you so much, Samiksha. That was such a beautiful story. And also what I loved about it was your hopeful ending. So, and your commitment. So thank you for that. And I will now invite Shruti. Are you there? Yes. Hi. Can you hear me? Okay. We can hear you. So Namaste, Johar. Good evening, everyone. My Hindi is subpar, so I will try a little bit of both and try not to make a complete fool of myself. तो मेरा नाम श्रुति है. मैं कल्पवृक्ष नाम की संस्था के साथ काम कर रही हूँ, जुड़ी हुई हूँ पिछले 6 साल से. I've been working on I started with Kalpavriksha with respect to understanding the Forest Rights Act implementation across India, and particularly the community rights aspect. And from there, I've been going on to trying to understand and document and push for moving away from this exclusionary form of conservation that we have, which believes that we need to separate man from nature, and लोगों को बाहर जंगलों से बाहर निकाल के ही conservation हो सकता है, that kind of ideology, to move away from that to a more inclusive form of conservation.
in the past 4 years, I've been also particularly looking at the issues of pastoralists in Rajasthan. जो है वो रायका समाज, they some of them are nomadic, some of them are semi-sedentarized communities who are now facing a lot of challenges with not just development, but also forms of exclusionary conservation that's making forest inaccessible to them. So that is a brief about what I do. I'm also looking at it from the point of view of how it impacts women the most, and how the agency of the woman, especially a pastoralist women, have been impacted because of loss of biodiversity. How I started, before I start, I don't know if I would call myself an activist just yet, because I don't think, I mean, the people who are doing so much are doing a lot, and I feel like I'm still learning and I'm still moving into that path, and like there's a lot to learn from people. I would say I am a researcher slash somebody who is still grasping whatever is happening, even if it's just 6 years, it's nothing. It's just so much that there are people who've done some incredible work, and I've still got a lot to learn. When I first started, what kind of pushed me into climate change related things was when I was a journalism student and I was interning with Greenpeace. And that was my first stint at witnessing people who were so passionate, and the passion didn't just come at a surface level. They were absolutely sure that this is what they want, this is the conviction they had. And to be around people who are convinced about this kind of gave me a motivation that this is a way that you could move move towards. And these are the things that is no longer something which is a conversational, like chai pe hum log baat kar sakte kind of conversation. It's something which is a need of the hour now. So Greenpeace ke baad, then I did my masters, came out, joined, but while doing my masters, then I had also gone to this small town called Guduru, where I was trying to understand human-elephant interaction in Mudugalai Tiger Reserve. And I just fell in love with the place and the people and their perspective, because तब समझ में आया कि हर चीज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, कुछ चीज इंटरेक्शंस होते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट कौन बोलता है, इज द पॉलिटिक्स ऑफ थिंग्स, राइट? तो that kind of pushed me into why the deeper ends of conservation, the two extreme sides, and then what these two extremes are talking about, and if could there be a middle path? Are we talking about coexistence? There are people, how are people impacted even in protected areas? So I just fell in love with the landscape, with the people, and then with the idea of conservation, of how could we move towards a more inclusive form of conservation, which does not necessarily have to be top down, but is something which is already happening, but nobody's talking about. So that is where my motivation was. And yeah, I think that's essentially, that's where I am at now. Documenting community-based conservation across, and also learning while I go, still constantly learning. So yes. Thank you so much, Shruti. So you might not consider yourself to be an activist, but we all consider you to be a Yuva activist, and we all start somewhere. So never compare yourself to others, I would say, to all the young people, including myself. I will now invite Avinash. Am I audible? Yes. Okay. Yeah.
सबसे पहले तो जिंदाबाद सभी साथियों को, और शुक्रिया NAPM युवा संवाद को इस तरह के चर्चा का आयोजन आप लोगों ने किया है। तो मेरा नाम अविनाश चंचल है और मैं पिछले 10 सालों से वैसे तो काम कर रहा हूँ पर्यावरण के मुद्दों पे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये सवाल कि कब से शुरू किया, क्योंकि जनरली ये बात हम लोग भी आपस में नहीं सोचते करते हैं। मुझे लगता है कि एक तो ये है कि पर्यावरण को हम कैसे देखते हैं। तो जो मेरा बचपन है वो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार का जो सबसे एकमात्र इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं उसको बेगूसराय, बरौनी। तो मेरा गांव, दरअसल मैं गांव का हूँ लेकिन उसी इलाके का हूँ, और वहाँ पे रिफाइनरी है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है, और और मैं मतलब मेरा जो परिवार है वो खेती करने वाला परिवार है, किसान परिवार है। लेकिन एट द सेम टाइम हम, जो मेरा बचपन का इंटरेक्शन मुझे याद आता है कि मैंने देखा कि किस तरह से मेरे शहर के आसपास, मेरे गांव के आसपास उन इंडस्ट्रीज की वजह से, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि इंडस्ट्री की वजह से नौकरियां मिलती हैं और रोजगार बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि कोई रोजगार लोकल लोगों को नहीं दिया जाता। बाहर के लोगों को उन रिफाइनरी में, उन पावर प्लांट्स में बाहर के लोगों को ही नौकरी मिलती है, जो जिनकी जमीन गई होती है उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। हाँ, पॉल्यूशन जरूर उसकी वजह से उनको मिलता है, खराब हवा, खराब पानी, ये सब उनके हिस्से में आता है। और अगर रोजगार मिलता भी है तो काफी उस तरह के रोजगार होते हैं जो जिसमें मिनिमम वेज, मुझे याद है कि मेरे मामा वहाँ पे जब काम करते थे, 1000 रुपए उनको पर मंथ दिया जाता था आज से 15 साल पहले। तो ये स्थिति थी, और वो, और किसी तरह का सेफ्टी नहीं था। तो और जो भी सेफ्टी की चीजें होती हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ये भी है कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और बहुत सारा काम उस समय मेरे घर वाले, मेरे आसपास के लोग यूनियन यूनियन बना के करते थे, और कई सारे वर्कर्स राइट से काम ज्यादातर वो लोग कर रहे थे। और निश्चित तौर पे वर्कर्स राइट पे काम करते हुए ये सब इश्यूज तो थे, लेकिन इसको बहुत क्लाइमेट चेंज के हिसाब से या पर्यावरण खराब है इस हिसाब से वो लोग नहीं देख रहे थे। वो लोग चाह रहे थे कि उनको नौकरी मिल जाए, उनको उनकी जो जमीन गई है उसका मुआवजा मिल जाए, उनका जो पानी खराब है पीने का वो ठीक हो जाए। तो ये सब मुद्दे थे। तो मैं समझ अब मैं जब इतने साल काम करने के बाद मुझे समझ में आता है कि वो सब कैसे पर्यावरण का ही मुद्दा था, और कैसे अब हम जब बात करते हैं कि इंटरसेक्शनल होना चाहिए हमें, उस समय शायद यूनियन के लोग भी, ये मतलब पार्टी और इस तरह के जो लोग हैं वर्कर्स राइट पे काम करने वाले, वो भी इस चीज को उतना लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो मेरा इंटरेक्शन क्लाइमेट चेंज से उस समय का कह सकते हैं, जब मुझे ये समझ में आया कि ये रिफाइनरी है, ये तेल है, या ये कोयला जलाने वाला जो बिजली है, ये अच्छा नहीं है। कम से कम, क्योंकि मैं जिस गांव में हूँ वहाँ पे ये, वहाँ से बहुत मतलब पास में ये थर्मल पावर प्लांट था, लेकिन पूरा बचपन मेरा कभी बिजली मेरे गांव में नहीं आई। मतलब 2015 में मेरे गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। और मैं और दूसरी तरफ जो खेती है हमारा, वो भी बुरी तरीके से, मतलब पूरा जो बारिश का सर्कल है, साइकिल है, वो बहुत खराब होता गया धीरे धीरे। और फर्टिलाइजर्स की वजह से बहुत, चूंकि उस इलाके में फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी थी, तो बहुत थोड़ा उसका भी बहुत प्रभाव हुआ, और लोगों ने फर्टिलाइजर बहुत यूज करना शुरू किया। तो खेती में भी उसके इम्पैक्ट्स आए, ये मौसम का, इस फर्टिलाइजर का, और ये पूरे एक जो दुष्चक्र जिसको बोलते हैं हम। और ये एक समझ बनती गई कि खेती में कुछ भी नहीं रखा है, आपको प्लान करना पड़ेगा। और चूंकि आपको नौकरी भी वहां पे नहीं मिलेगी, दूसरे बाहरी लोगों को मिल रही थी नौकरी, खेती भी आप नहीं कर सकते। तो सब जो भी हमारे गांव के या आसपास के इलाके के लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, चलो शहर की तरफ चलो, पढ़ाई करो, और यही एक रास्ता है, गवर्नमेंट जॉब ले लो, कॉर्पोरेट में कहीं जॉब ले लो छोटा मोटा। तो इसी समझ के साथ हम लोग शहर की तरफ
आ गए पढ़ने के लिए। और लेकिन चूंकि यूनियन में और चूंकि बहुत ज़्यादा परिवार के लोग एक्टिव थे, तो मेरा भी कहीं ना कहीं था कि कुछ तो मतलब लोगों के लिए या वर्कर्स राइट पे काम करना है और इन सब मुद्दों को उठाना है। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं शायद लिख के इन मुद्दों पे बात रख सकता हूँ। मैंने दिल्ली में एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। लकीली मैं वहाँ मतलब चूंकि गवर्नमेंट अभी भी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ से आप कम पैसे में भी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया और मैंने वहाँ से पढ़ाई की और फिर एक अखबार में काम शुरू किया। और अखबार में काम करते हुए ये भी समझ में आया कि जिन मुद्दों के लिए मुझे लिखना था उसके लिए जगह नहीं है। कॉर्पोरेट कंट्रोल है मीडिया का, और मीडिया की ही मतलब के ही कई सारे चीजें हैं। जैसे मैं जिस अखबार में काम करता था उस अखबार के कोयला खदान है, उस अखबार के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो आप इन मुद्दों पे तो सोच ही नहीं सकते कि आप लिखो। तो इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीडिया के अंदर जो है वो आपको काम नहीं करने देता है। और उसी समय धीरे धीरे ये भी समझ बनी कि खास करके पर्यावरण के हिसाब से और लोगों के राइट्स के हिसाब से बहुत कुछ नहीं भी लिखा जा रहा है। तो मैंने और इस बीच कुछ जन आंदोलनों के साथ भी काम करने का मौका मिला। और जो ये जल जंगल जमीन की लड़ाई बोलते हैं, खास करके झारखंड में दयामनी दी वगैरह के साथ काम शुरू हुआ। तो एक समझ भी बनती गई कि नहीं, ये एक जगह है जहाँ पे स्पेस है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और फिर मैंने नौकरी छोड़ के लिखना शुरू किया इन मुद्दों पे, फ्रीलांसिंग के बतौर फ्रीलांसर। और इसी बीच सिंगरौली एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पे जो जिस संस्था से अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ, ग्रीन पीस, वो वहाँ पे गांव के लोगों के साथ काम कर रही थी एक कोयला खदान को के खिलाफ। और सिंगरौली एक ऐसा इलाका है जो जिसको हम पावर कैपिटल कहते हैं, मतलब एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा की राजधानी। और मैंने वहाँ भी फिर मैं वो कनेक्ट किया कि जिन इलाकों में मैं वहाँ पे सिंगरौली में काम करने गया वहाँ भी बिजली नहीं थी। तो मेरे गांव में भी थर्मल पावर प्लांट था और बिजली नहीं थी। सिंगरौली जिसको ऊर्जा की राजधानी कहते हैं, वहाँ के गांव में भी बिजली नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कह सकते हैं मुझे लगा कि ये जो विकास है, जो कोयला जला के हो रहा है, जो तेल जला के हो रहा है, और इससे पूरी इकोनॉमी और पूरा जो दलील दिया जाता है कि नई डेवलपमेंट हमें चाहिए, वो आखिर किन के लिए है। और उस पे लिखते हुए ये भी समझ में आया कि लोगों के साथ काम करना जरूरी है और उनके और लोगों के हिसाब से पर्यावरण को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक दो डिवाइड हुए हैं कि एक तो या तो आप अगर पर्यावरण पे काम करते हैं तो आप लोगों को नजरअंदाज करेंगे और सिर्फ पर्यावरण, नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग लोगों की बात करते हैं, लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, उनको लगता है कि ये पर्यावरण बहुत एलीट मुद्दा है। तो मुझे लगा कि ये दोनों के बीच का कुछ है। और पिछले 10 सालों में मैंने कोशिश किया कि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको सामाजिक न्याय के मुद्दे से कैसे देखा जाए, उसी पे लिखना भी शुरू किया। उन्हीं तरीके फिर लोगों के भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हुए सीखने का भी मौका मिला। और एक किताब भी इसी बीच में उन लोगों की कहानियों पे लिखा है जो कोयला से विस्थापित हैं या जो लोग अपने जमीन को, जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक मेरा जर्नी रहा है पिछले अब तक का। मैं मुख्यतः मैं क्लीन एनर्जी, एयर पोल्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा अब शहर को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर किस तरह से क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहे हैं और शहर में कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अर्बन जस्टिस के मुद्दे पे भी अभी कुछ सालों से मैंने काम करना शुरू किया है। तो ये मोटा मोटी मेरी जर्नी है। थैंक यू अविनाश, आपने इतने विस्तृत तरीके से अपना पूरा जीवित अनुभव बताया है और
सबसे मोटी बात आपने जो कही है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है, और वर्कर्स राइट्स और सारे ओप्रेस्ड पीपल्स के राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो थैंक यू ये बात रखने के लिए। अब आपके पास हम वापस आएंगे, पहले हम जाते हैं समीक्षा के पास। समीक्षा, आप एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर, इस सब में बात काम कर रही हैं। आप क्या हमें बता सकती हैं कि जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर है उसका क्या असर पड़ा है, वो जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्टिव डेवलपमेंट के मॉडल से जो चल रहा है उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ा हुआ है, और उसके विपरीत जो वैकल्पिक तौर से आप जो काम कर रही हैं, आपने पूरे अलग अलग जगहों पे आपने ट्रैवल किया है, आपने एग्जांपल्स देखे हैं, तो इंडिया में आपको कहाँ कहाँ ऐसे एग्जांपल दिख रहे हैं जो ऑल्टरनेटिव्स आप कह सकती हैं, मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर की ऑल्टरनेटिव्स? ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस। सो सबसे पहली चीज जो कमर्शियल एग्रीकल्चर या मोनोकल्चर के बारे में देखी जा सकती है, rather than just talking about is कि आप किसी भी गांव में या किसी भी घर के पीछे का जो बैकयार्ड होता है या बैकयार्ड फार्मिंग हम जिसे बोलते हैं, जो इंडिया में तो अगर गांव के अंदर भी घर है तो बैकयार्ड रहे हैं वहां पे, जहाँ पे सिर्फ खाने की थोड़ी बहुत चीजें नहीं उगती थी, लेकिन घर का जो ग्रे वाटर है, मतलब वो हमारे बाथरूम का जो पानी है वो भी जिस तरह से रीयूज किया जाता था। तो डाइवर्सिटी थी, वेस्ट मैनेजमेंट था, और उसके साथ आपका हल्का सा रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि आपका अगर फसल भी ठीक से नहीं हो रही है तो आपके पास किसी तरह का तो बैकअप होता था। तो इस तरह का जो स्मॉल स्केल पे भी खेती की जाती थी घर के पीछे, और आपके जो खेत है जहाँ पे आप अगर कैश क्रॉप्स भी लगा रहे हो तो उसके साथ भी आप क्रॉप रोटेशन हो गया, या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती थी। और इसके कंपैरिजन में अगर हम आज के फार्म्स जो हम एकर्स में, लाइक 100 and thousands ऑफ एकर्स में जो फार्म दिख रहे हैं जहाँ पे एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है, तो डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखता है कि क्या हो रहा है ऊपर से। मतलब हम, इफ वी आर अ लेमैन जिसको ज्यादा भी अगर पता नहीं है डाइवर्सिटी के बारे में, तो भी अगर हम सिर्फ रफली ऊपर से देख रहे तो पता चलता है कि पहले जहाँ पे 5 या 6 तरह की एटलीस्ट रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन था बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, अब हम एक ही तरह की फसल देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो वो है कि it's a huge risk for the farmers and as well as all of us who are dependent on the farmers for the produce. And उसके बाद तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी चीजें, स्टार्टिंग विद सॉइल इरोजन, विच इज अगेन बिकॉज हम फॉरेस्ट लैंड या ग्रास लैंड्स है उन या वेटलैंड्स है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं मोनोकल्चर जोन में एक ही तरह की फसल लगाने के लिए। तो वी आर किलिंग द डाइवर्सिटी एंड वी आर रिप्लेसिंग इट विथ मोनोकल्चर, जहाँ पे हम मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं है, हमारा सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान है। तो वी आर गोइंग क्रेजी विथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो पोल्यूशन हो रहा है। मिट्टी को जिस तरह से हम एक्सपोज कर रहे हैं सन, विंड या वाटर से, इरोजन हो रहा है। हम जहाँ सिर्फ बारिश में चावल लगाते थे पहले, अब पूरे साल चावल या गन्ने के खेत लगाए जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पोल्यूट भी हो रहा है, क्योंकि जो यूज कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो कि वापस जमीन के अंदर जा रहे हैं और हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और इसके साथ जुड़ी हुई और चीजें देखें तो जहाँ पे फार्मिंग हो रही है वो मोस्टली गांव के आजू बाजू वाले एरियाज है, जहाँ पे बहुत कम नॉलेज या अवेयरनेस है कि आपका पानी कैसे कंटामिनेट हो रहा है। तो
मे बी हम जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं वहां पे तो हमारा पानी का क्वालिटी तो चेक होता है, लेकिन गांव के आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं, they do not know what kind of chemicals are going into the water, what they are drinking, क्योंकि हमें तो आदत है डायरेक्टली कुएं से पानी पीने की. So that is another thing. And yes, climate change के perspective से देखा जाए तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, हीट बढ़ रही है, कार्बन जो बहुत सालों से फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स की वजह से जमीन के अंदर था, उनको जैसे हम उखाड़ रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं मोनोकल्चर जोन में, इट्स गोइंग अप, इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीजिंग द ओवरऑल टेम्परेचर. एंड पानी जिस तरह से हम मास में इरिगेशन कर रहे हैं जमीन का, जितना पानी इवेपोरेट हो रहा है, अगेन दैट इज ऑल्सो like it's also responsible for increasing the relative humidity. तो ये सारी चीजें हो रही है, एंड दैट इज हाउ आई थिंक दैट मोनोकल्चर या कमर्शियल फार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे रीजनरेटिव फार्मिंग इज पिकिंग अप मोमेंटम, पर्सनली मैंने जो जगह विजिट की है, I would obviously begin with Aranya Agricultural Alternatives in Telangana, जहाँ पे मैंने सीखा है और देखा है how we can literally reverse the effects. Let it be about the pollutants, let it be about recharging your groundwater, let it be about harvesting any amount of rain and every single drop of water that you are receiving on your property, and saving your indigenous seeds. एंड जो वाइल्ड जोन्स थे या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स थे जो मोनोकल्चर की वजह से गायब हो चुके थे या फिर जिनको काटा गया था, जहाँ पे यूकलिप्टस या फिर टीक जैसे चीजों का मास प्लांटेशन किया था, वहां पे वो पेड़ अगर है तो भी उसके साथ व्हाट ऑल वी कैन डू टू ब्रिंग बैक द डाइवर्सिटी. So I think Telangana is a place, and I have seen it gaining momentum again more in south. And बहुत मतलब मेरे बैच में ही there were around 36 people, and every month there's one batch going out. So I'm just glad at the amount of people who are approaching permaculture या regenerative farming. And I think even if they don't have a farm back at home, people are practicing. If they are from urban spaces, they are practicing it in their urban houses, growing whatever little amount of food that they can, upcycling their waste, being considerate about the waste pickers, and ensuring कि हम हमारा जो भी कचरा है कितना segregate करके दे रहे हैं, हम single use plastic कैसे कम कर रहे हैं, how we are making it little easier for people who are dealing with our waste. So I think it's more of a holistic way of looking at things. So not just from the farming perspective, but overall हम किस तरह का lifestyle जी रहे हैं और उसको धीरे धीरे कैसे modify कर सकते हैं. So have I missed anything? No, you did good. You did good. Thank you. Thanks Okay. for that, Samiksha. Thanks for bringing in some examples like Aranya. And in India, we have so many examples. India is, I would say, a world leader in agroecology. We have such a diversity of experiences, and some are known and many are unknown. And I hope all the young people will get more and more interested in this work like you. So now let's go to Shruti. Shruti, you are working in for studying conservation, and as you said, there is this model of fortress conservation that let's lock up nature and remove all the humans because humans are destroying it. So in your understanding and what you have seen, where do the forest communities, Adivasis, fit in, and can you give us some examples of how communities like Adivasi groups, how they are conserving the forests? What are some practices they deploy, and why are they important for the future of climate in our country because of their role in forest conservation? So शुरुआत में when we look at conservation that we see today in the Indian context, it's very colonial. It's something that existed
since the British era, and it continues. जो structures है, institutions है, laws है, it's very colonial. Therefore, you have systems which believes you need to, take humans away, and only then you will be able to protect tigers and the megafauna species जो बोलते हैं. So, but to think that conservation did not exist before that is a huge mistake. Because communities have been, they've had their systems of governance that has been protecting these biodiverse rich spaces for generations. And not just this, but like centuries and centuries of these traditional systems that have been existing, and it's also now at threat because of the agency that they no longer have to decide what to do. To say the communities have traditionally been conserving, and हम लोग को ये भी we have to also understand कि conservation does not necessarily happen inside protected areas. Conservation is happening outside of protected areas also. And this is exactly why when we say कि, oh, this is conservation only when you go to a tiger reserve or a national park, and anywhere else it's not conservation, again is a mistake. And you would see examples of communities conserving their areas. There's a very interesting data which like not recently, it's something that the IPCC had come out with in their report 2 years ago, which says that globally जो है indigenous communities and local communities have been there are only 5% of them who've been protecting who manages 22% of the land mass, which consists of almost 80% of the total biodiversity of this world. So to think that conservation will only happen when you separate man from nature, this data itself proves otherwise. Communities have been resisting any kind of destructive development. That itself is a understanding of why they want to protect. What is the need? And एग्जाम्पल्स अगर देखना है तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन में काफी है. इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. सम ऑफ द फ्यू आई गिव, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो केरला में है द कादार कम्युनिटी जो है, वो लोग विद देयर नॉलेज ऑफ हॉर्नबिल्स, they've been now doing hornbill conservation. And they've been protecting, and it's under threat because there is a big dam that's coming underway and they're still resisting it, the Adrapalli Dam. If you go to West Rajasthan और महाराष्ट्र वगैरह में देखेंगे, महाराष्ट्र में एक गांव है पासगांव, जिनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर उनको कम्युनिटी राइट्स मिला है, and now they have set aside probably like 60 to 80 hectares of their land which is untouched, and they protect that forest, and they have these rules and regulations that no humans can go and cut wood. All of those rules that have been put in place by the community, which existed even before, but they've been bringing that back up since their community rights have been recognized. आप राजस्थान में देखेंगे ओरन्स है, sacred groves जो बोलते हैं, वो it's the reason why you still have a little plot which is still biodiverse in like area which is now slowly, like there's so much agriculture, BT cotton वहाँ पे Rajasthan में it's coming up and it's crazy. So these little spaces are where communities have been conserving. आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, the Idu-Mishmis have been protecting tigers. They consider tigers as their elder brothers, and therefore they've never hunted, and therefore you find tigers almost in really high altitudes. So
if you see these, you will understand why communities जो आदिवासीज होते हैं, forest dwelling communities are resisting. It's also because their lives, their identities are directly linked, and therefore conservation is not just something where like हम लोग बोलते हैं कि we need to protect it for our species. It's not because of that. It's also a lot to do linked with their lives, their culture and their livelihood and their identities itself. And therefore, conservation has been existing far before all of this. And these traditional governance systems is not something जो हम अभी भी recognize करते हैं. Like there have been enough and more documentation to prove otherwise, but it's still not recognized by a formal state or something unless it's something beneficial for them. आप देखेंगे like if you look at the Dhangar community in Maharashtra, they're nomadic. They have a very like peaceful relationship with the grey wolf, who they see as their elder brother again. So you know where they say that if their wolf attacks their flock, it means they've blessed their flock. So there are these stories where you find linkages of human wildlife coexistence. संजय गांधी नेशनल पार्क आप देख सकते हैं वहां पे leopards के. So these are so many examples of coexistence and conservation by communities that exist, but like it's something which therefore proves that we don't need to separate humans from nature to actually move towards a kind of conservation that we need, which is where we can include people into all of this. Yes. Thanks, Shruti. Thanks for those important points, and especially raising the point that it's because of Adivasis that the forests are being protected, because Adivasis are blocking the coal mines, they are blocking, as Meera has put in the chat, they are blocking the big dams, hydro projects, all of that. And some people will say कि वे विकास के बीच में आ रहे हैं, but the reality is ये climate change को ठीक कर रहे हैं by doing these actions. So now we are going to come to Avinash. Avinash, you are working in energy transition, लेकिन इंडिया का जो एनर्जी पॉलिसी है ये पूरा कोयले पे केंद्रित है. तो इस मॉडल से आपको क्या समस्याएं लग रही हैं और क्या हम इंडिया इससे दूर हो सकता है, क्या इससे कोई क्या रास्ता निकल सकता है इसका? तो आपने सही कहा कि अभी भी इतना सारा सो कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि लगभग 60 से 70% जो हमारा एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है और मुख्यतः कोयला से आ रहा है. और कोयले का नुकसान बहुत सारे लेवल पे है. एक तो उसका जो लार्जर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबली जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे तो उसका डायरेक्ट रिश्ता है ही, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज की वजह से जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आजकल हम लोग मतलब इतना ज़्यादा पिछले तो 3-4 सालों में तो रेगुलर खबर पढ़ते हैं कि किस तरह से हीट वेव्स हो रहे हैं और किस तरह से साइक्लोन और फ्लड और इन सब की वजह से वो रियल इम्पैक्ट मतलब जो एक हम लोग मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सेफ लिमिट हम लोग बोलते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज को हमने नहीं रोका तो सेफ लिमिट हम क्रॉस कर जाएंगे. मुझे लगता है कि इंडिया जैसे कंट्रीज में और भी बाकी कई सारे देश जो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे वो जो सो कॉल्ड सेफ लिमिट है वो हम लोगों ने पहले ही क्रॉस कर लिया है, और उसका हर रोज अब हमारे लोग जो हैं वो हर रोज उसको इस क्लाइमेट क्राइसिस को अपने रोज की जिंदगी में फेस कर रहे हैं. पूरा आपका कोस्टल एरिया आप देखेंगे किस तरह से वहाँ पे लोगों का लाइवलीहुड खत्म हुआ है और धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है. आप जो भी कोल रीजन्स हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों का लाइवलीहुड खत्म हुआ है. तो मैं जो कह रहा था कि एक तो ग्लोबल है, दूसरा नेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें तो कोयला जलाने से या तेल ऑयल जलाने से लाइक बर्निंग ऑयल एंड कोल
it's also impacting our cities in terms of air pollution. और मैं कुछ एक फैक्ट मतलब कुछ एक रिसर्च हमने पिछले साल किया था, उसका मैं डेटा बस कोट कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे हजारों डेटा हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ये फॉसिल फ्यूल को जलाने से हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारे लोगों के स्वास्थ्य पे वो रियल थ्रेट है। तो सिर्फ फॉसिल फ्यूल जलाने से जो एयर पोल्यूशन हुआ 2019 में, उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी का 5 से 6% जीडीपी का हिस्सा जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है। यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमें एक साल में इंडिया को हुआ था। और ये एक साल का डेटा, आप हर साल लगभग यही डेटा आप रख सकते हैं कि है। और जो NO2 है जो फॉसिल फ्यूल जलाने से हो रहा है, उसकी वजह से 12 लाख बच्चे जो है वो भारत में आज अस्थमा मतलब अस्थमा का शिकार है और वो खराब सांस और सांस की दिक्कत से जूझ रहे हैं। लगभग 1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स जो हैं वो हैपन बिकॉज ऑफ द बर्निंग फॉसिल फ्यूल। और जब मैं ये नंबर्स बोल रहा हूँ तो मतलब जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो ये बहुत नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि अच्छा ठीक है 10 लाख करोड़ और या 10 लाख लोग हैं जो मर गए या जिनका प्रीमेच्योर डेथ के शिकार हो गए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये लोग दे आर एक्चुअली अ ह्यूमन, दे आर नॉट अ नंबर। सो ये जो 10 लाख हैं वो सारे 10 लाख चेहरे हैं, लोग हैं जिनकी जिंदगी नहीं रही सिर्फ कोल और ऑयल और फॉसिल फ्यूल जलाने से। और जब मैं कहता हूं कि 12 लाख बच्चे अस्थमा के शिकार हैं भारत में फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से, तो वो 12 लाख जिंदा सांसें हैं जो हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं सांस लेने से। तो वो जो एक ये बहुत एक अनफॉर्चुनेटली जो एक नंबर्स में स्टेप्स में हमने जो रिड्यूस कर दिया है, इन नंबर्स को देखना शुरू कर दिया, वो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा निकल के लोगों की जिंदगी और जो एक्चुअल लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे देखना चाहिए। तीसरा है कि जहां भी कोल के मतलब अक्सर हम बोलते हैं कि कोल की वजह से कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ऑन डेवलपमेंट। आप किसी भी कोल इलाके में जहाँ पे कोयला खदान हैं, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे कोयला जलाया जा रहा है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी इलाके में जाएं, चाहे वो सिंगरौली है या छत्तीसगढ़ का कोरबा है या धनबाद है या उड़ीसा के इलाके हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो वो डेवलपमेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। और जो मैं पहले कह रहा था कि वो बाहर के लोगों के लिए जरूर डेवलपमेंट है, लेकिन लोगों के लाइवलीहुड गए हैं, लोगों के जंगल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ पे भी कोल है ज्यादातर बहुत डेंस फॉरेस्ट में कोल है, तो आप जब कोल माइनिंग करते हैं तो पूरा आप जंगल को खत्म करते हैं और लोगों को किसी तरह का कंपनसेशन तो उसका कोई क्या ही देगा जंगल का या इस तरह का, और उनको कोई रोजगार भी स्थानीय लोगों को नहीं दिया जाता है। और उसकी और बहुत सीरियस हेल्थ क्राइसिस है पूरे कोल बेल्ट में। तो आप देखिए कि आपके जो जहां भी ये डेवलपमेंट सो कॉल्ड हो रहा है कोयला खदान से, वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ पे हेल्थ का इशू है, वहाँ पे लाइवलीहुड का इशू है, वहाँ पे वाटर और एयर का इशू है। बाकी शहरों में भी हम खराब हवा और खराब हवा में सांस ले रहे हैं और हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, मतलब क्लाइमेट भी वार्म हो रहा है और वो भी खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो ये जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री या इकोनॉमी है, वो मुझे लगता है कि लोगों के लिए तो नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ प्रायोरिटाइज करता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट उससे बना पाए इन टर्म्स ऑफ मनी। और वो भी प्रॉफिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे देश का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कुछ कॉरपोरेशंस के हैं, कुछ जो सिस्टम में बैठे कुछ पावरफुल लोग हैं, उनके प्रॉफिट मेकिंग को हम लोग डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके हेल्थ से, उनकी जिंदगी से, उनके लाइवलीहुड से और उनके घरों से भी, मतलब बहुत ज्यादा विस्थापन जो होता है कोल प्लांट्स और कोल माइनिंग से, उन सब से हम मतलब उन सब से हम समझौता करते हैं इस सो कॉल्ड प्रॉफिट को जारी रखने के लिए। तो मतलब ये जो एक पूरा डिबेट है कि हमें अगर विकास चाहिए, अगर इकोनॉमी चाहिए, तो इकोलॉजी को
खत्म करना होगा, कोयला खदान या दूसरी तरह के माइनिंग की चीजें हमें करनी होंगी, उसका अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोविड के समय जो इकोनॉमी जिसको हमने बहुत सेलिब्रेट किया, और जिस इकोनॉमी ने ज्यादा जो जो इकोनॉमी ही पिछले 20-30 सालों में जब से न्यू लिबरलिज्म आया हमारे कंट्री में, उस इकोनॉमी हमने बहुत सेलिब्रेट किया। हमारे मीडिया में आप देखेंगे कि हर साल लगभग हर बार ये खबर आती थी कि सेंसेक्स इतना चला गया, हम इतना डेवलप हो गए, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई। लेकिन हकीकत क्या हुआ कि पूरे पेंडेमिक में सिर्फ 1 महीने का जो पहला लॉकडाउन लगा था, या उससे भी शायद कम दिन का, और हमने देखा कि वो इकोनॉमी उसको संभाल नहीं पाई, और उस इकोनॉमी का जो सपना था वो अचानक से 20-25 दिनों में ब्लास्ट हो गया, और लोगों को पैदल अपने घरों की तरफ, और पूरा जो मजदूरों लोगों की नौकरियां तुरंत चली गई, लोग पैदल घर अपने वापस जहां से आए थे वहां जाने को मजबूर हो गए। तो ये जो पूरा फॉल्स एक इकोनॉमी को का इल्यूजन क्रिएट करके रखा गया था, उसने तो वो तो नहीं, मतलब वो दिखा कि वो तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं था। और इतने सालों में इस इकोनॉमी ने जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट की बात करती है और इकोलॉजी को कहती है कि इकोलॉजी तो कोलेटरल डैमेज है, वो तो होके ही रहेगा क्योंकि हमें सबको डेवलपमेंट चाहिए, वो उसने ना आज तक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए किसी सभी लोगों को, ना जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो पाया किसी को, ना लाइवलीहुड किसी को प्रोवाइड करा पाई। तो और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेंडेमिक बहुत उसमें मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ कि वो एक जो मिथ था उसको उसने तोड़ा है। और अब हमें मुझे लगता है कि अब शायद एक बहुत खास मोड़ पे हम लोग हैं जहाँ से कि हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्ड बैक बेटर की बात कर रहे हैं, और खास करके मूवमेंट के लोग तो बात कर ही रहे हैं कि ग्रीन रिकवरी और वो, लेकिन आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल कंपनियां हैं, वो भी बात कर रही है कि हमें बिल्ड बैक बेटर करना है। गवर्नमेंट बिल्ड बैक बेटर पे बात कर रही है। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वो क्या बेटर था जो प्री पेंडेमिक समय में, जिसको हमें बनाना है फिर से, और किन लोगों के लिए वो बेटर था। तो मुझे लगता है उस चीज को समझते हुए हमें एक बेहतर, और मैं सिर्फ इसलिए बोलूंगा कि सिर्फ ग्रीन ग्रीन नहीं करके जो एक रेनबो रिकवरी है जो यहाँ से एक बेहतर रास्ते की तरफ जाए, उस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उसमें कोल और फॉसिल फ्यूल का तो कोई जगह है ही नहीं। अभी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, शायद वो एक लास्ट रिपोर्ट है, जिसके बाद जो बताता है कि अगर आप कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे अगले आने वाले एक दशक में, तो चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट चेंज से सिर्फ जो गरीब हैं वो प्रभावित होंगे, अमीरों को भी उतना को भी असर होगा, लेकिन जो गरीब है, जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है अपने समाज में, वो ऑलरेडी प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो हमारी लड़ाई आप अभी चल रही है कि ग्लोबल टेम्परेचर को सारे कंट्री, ये COP26 की जो बात हो रही है कि उसमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 के ही एम्बिशियस टारगेट पे रखा जाए या 2 डिग्री पे लेके जाया जाए, और जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही है कि उसको 2 पे रखें या उससे भी ज्यादा थोड़ा सा और उसको लचीला बना दे। हम देखते हैं कि वो जो 0.5 का जो अंतर है, उसकी वजह से भी बहुत जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं, या जो और भी बाकी जगहों पे जो क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, वो ऑलरेडी उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो कोल पे तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, और खास करके एनर्जी के उसमें, वो तो फिर आपको कोल पे जाना क्यों है? क्या आपके पास जब ये बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्चर्स ने ये कहा है कि अगर आप क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर एक एक डेटा है कि जो भारत सरकार का एम्बिशियस टारगेट है कि अगर वो 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से करती है तो लगभग 1 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे।
तो जब ये ऑप्शन आपके पास है तो आपको फिर वापस क्यों जाना है? क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि भले हमारी सरकार बात करती है कि हम क्लीन एनर्जी में जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पोस्ट पेंडेमिक जो रिकवरी पैकेजेस आए उसमें आप देखोगे कि कमर्शियल कोल माइनिंग को की अनुमति दे दी गई। लगभग जो है 70 के करीब जो कोल ब्लॉक्स हैं, वो एकदम जो डेंस सेंट्रल इंडिया के डेंस फॉरेस्ट में जो कोल ब्लॉक्स हैं उनको कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ओपन कर दिया गया और उसको बोला गया कि ये इकोनॉमी की बेहतरी के लिए है। जबकि हम सबको पता है कि वो इकोनॉमी ना सस्टेनेबल थी ना, और वो बेहतर कहीं से भी नहीं है। अभी पिछले साल ही ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि हम अगर फॉसिल फ्यूल के बियॉन्ड अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसके तरफ हम अपनी इकोनॉमी को लेके जाते हैं तो ज्यादा स्पीड तरीके से हम रिकवर करेंगे, इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और उसको आम लोगों को भी इंश्योर करेंगे कि उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो मेडिकल केयर है, जो हेल्थ की सर्विसेज हैं, वो सब ज्यादा अच्छे से इंश्योर हो पाएगा। तो और अच्छी बात यह है कि जो कम्युनिटीज हैं वो वो इनिशिएटिव्स ले रही हैं ऑलरेडी क्लीन एनर्जी को लेके। कई सारे ऐसे गांव है जहाँ पे सोलर रूफटॉप के थ्रू उन लोगों गांव वालों ने अपने घरों में एनर्जी को पहुंचाया है। तो मैं मानता हूं कि एनर्जी एक्सेस बहुत बड़ा चैलेंज है और निश्चित तौर पे हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए कि सब जगह पे हर घर में बिजली पहुंचे, लेकिन वो कैसे पहुंचे इस पे सवाल है। दूसरा मैं एक चीज और इसमें बस जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह के क्लीन एनर्जी की भी बात हो रही है वो भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो अगेन क्लीन एनर्जी के नाम पे बिजनेसेस जो हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाने की बात हो रही है। तो वो भी जब हम बात कर रहे हैं कि हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो हमें उस ट्रांजिशन की तरफ नहीं जाना। वो एक ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट टू पीपल भी होना बहुत जरूरी है। जो प्रॉफिट टू पीपल भी उस ट्रांजिशन को होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा कि आप कोयला जलाना बंद कर दो लेकिन आप एनर्जी से या आप उससे जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो सॉल्यूशंस हैं उससे आप प्रॉफिट मेकिंग करते रहो और कुछ लोग उसको प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस, क्लाइमेट सॉल्यूशंस को भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उसको भी क्वेश्चन करने की जरूरत है। और उस चीज को क्योंकि बड़े लेवल पे जो सोलर मेगा पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं कई सारे जगहों पे, और कई सारे रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से लैंड राइट्स का अब्यूज हो रहा है, किस तरह से इकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं लोकल उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो एक तो गलती हमने किया कि जब कोल माइनिंग कर रहे थे तो कम्युनिटी राइट्स को ध्यान में नहीं रखा, लोगों के जॉब्स और लोगों के जो जो और भी इश्यूज हैं उसको सिक्योर नहीं किया। अब फिर से हम दोबारा उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। दूसरा है कि जो लोग पहले से कोल सेक्टर में है, एक तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि कोल में कभी जस्टिस हुआ ही नहीं। कोल इलाके में जब हम बात करते हैं कभी जस्टिस नहीं हुआ लोकल लोगों के साथ, कभी उस तरह लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो कोल सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका जो लाइवलीहुड है और जो लोकल इकोनॉमी है वो इससे प्रभावित होगा। जब हम अगर बात करें कि बड़े स्तर पे हम कोल माइनिंग को की तरफ से मुड़ के हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो उन लोगों के राइट्स को कैसे इंश्योर किया जाए। क्योंकि एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हम बात मतलब ये भी एक है कि कोल सेक्टर में बहुत सारी जॉब है और ये बहुत गलत नोशन है कि बहुत सारी जॉब है, क्योंकि 2005-06 के करीब लगभग कोल इंडिया में 6 लाख के करीब एम्प्लॉय थे और आज वो 2.5 लाख से भी कम है। और इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोल पावर प्लांट्स बंद किए हैं, इसकी वजह है कि ऑटोमेशन की प्रक्रिया बढ़ गई, मशीन से काम होने लगा। और दूसरा, परमानेंट एम्प्लॉय को लेना उन्होंने बंद कर दिया और अब नाउ दे आर क्रिएटिंग द जॉब्स थ्रू दीज कॉन्ट्रैक्टर्स। अब कॉन्ट्रैक्टर्स की थ्रू जो जॉब्स दिए जा रहे हैं और जो मजदूर उसमें शामिल हो रहे हैं उनको मिनिमम वेज मतलब 10,000 12,000 रुपए भी उनको नहीं दिया जाता। उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनका कोई हेल्थ
आपका हेल्थ को, क्योंकि आप जब कोल जैसे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत सारा आपका हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो भी कोई इंश्योर नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि ये कोल इंडिया की अपनी, आप कोई भी जाके इंटरनेट पे देख सकता है, उनके वेबसाइट पे विजन है जिसमें उन्होंने बोला है कि इस नंबर को और कम करना है, तो जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो और भी कम होंगे। तो जिस तरह का कोल इंडस्ट्री जॉब क्रिएट कर रहा है वो भी कितना मतलब वो क्या, हम क्या चाहते हैं कि उस तरह का जॉब हो जहाँ पे 8,000 और 10,000 रुपए के पर मंथ पे लोग अपनी जान की कीमत, मतलब जान पे खेल के वहां पे काम करें, और क्या उसको हमें जॉब मानना भी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम एनर्जी ट्रांजिशन और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इन सवालों को भी एड्रेस करना बेहद जरूरी है। तो अभी मैं Thank you. फिलहाल इतना ही बोलता हूँ, फिर आगे। थैंक्स सो मच अविनाश। अभी हम थोड़ा एंड पे आ गए हैं, सवाल तो और हैं लेकिन हम ऑडियंस को भी थोड़ा चांस देना चाहते हैं, वे उनके पास भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो एक चीज जो अविनाश ने बहुत इम्पोर्टेंट रेज की है, ये फॉल्स सॉल्यूशंस, क्योंकि सारे कंपनियां आ रही हैं जैसे अविनाश ने बोला है, वो लोग भी अपने सोल्यूशन डाल रहे हैं, लेकिन ये सब सोल्यूशन जो हैं वो इन्हीं कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ाएंगी और पूंजीपति और बढ़ेंगे और इम्पैक्ट पर्यावरण पे और भी खराब ही रहेगा। इसीलिए इस फॉल्स सोल्यूशन से दूर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो लोग बात कर रहे हैं रियल सॉल्यूशंस की। तो थैंक यू अविनाश ये पॉइंट रेज करने के लिए। तो अभी लोगों जिनके पास भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज पुट देम इन चैट, प्लीज रेज योर हैंड, वी विल इनवाइट देम। And I understand that somebody, Konkona wants to, from Assam, wants to say something. Vidisha, are you there? Are you going to help Konkona? Yeah, I'll do the translation. Okay, Konkona ji, please speak. Konkona ji will speak in Assamese, I understand. सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार। मैं आज थोड़ा सा आज के सेशन की जो विषय है उनके ऊपर असमीज में बोलना चाहूंगी, तो विदिशा ने उसको ट्रांसलेट कर देगा। क्योंकि मैं काजीरंगा के आसपास ही रहती हूँ तो काजीरंगा के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी। आसलते विदिशाय ट्रांसलेट निश्चय करिबा। কাজিৰঙাত বিশেষকৈ মানে প্ৰদূষণযুক্ত গোটেই বিষয়টোত মানে তাত যে পাহাৰ খনন, তাৰ হিল কুৱেৰি আছে, তাত হিল কুৱেৰিত মানে বম ব্লাষ্ট কৰে বা হিল কুৱেৰি যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰ পাতি লগাই যেনেকৈ হিল মানে কুৱেৰিবিলাক ভাঙে, গোটেই কাৰবাৰটো মানে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে কৰে। বা পাহাৰ খননৰ ফলতো মানে এনেকুৱা হৈছে আশে পাশে গোটেই কাজিৰঙা অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ মানে খেতি পথাৰবিলাকত সেই মানে পাহাৰবোৰৰ পৰা শিল বালি মানে আহি পথাৰবিলাক পুতি পেলাইছে, য'ত মানে খেতিৰ উপযুক্ত আৰু হৈ থকা নাই। তাৰপিছতে নুমলীগড়ৰ ৰিফাইনেৰীটো ওচৰতে কাজিৰঙাৰ, গতিকে নুমলীগড়ৰ যিটো মানে আৱৰ্জনা, যিটো পানী নিষ্কাশন মানে সেইবোৰ মানে উপযুক্তভাৱে মানে কোনোবা ঠাইত বৈ পৰা ব্যৱস্থা মানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বা উপযুক্তভাৱে কৰাই নাই। সেই মানে আৱৰ্জনাময় সেই পানীখিনি মানে খেতি পথাৰবিলাকলৈ আহে। কাজিৰঙা ধৰ আশে পাশে সেই অঞ্চলটোৰ বোকাখাটৰ খেতি পথাৰত পৰাৰ ফলত মানে কি হৈছে, মানুহবিলাকে আগৰ ধৰণে মানে খেতি কৰিব পৰা নাই, য'ত মানে ৰাসায়নিক মানে যুক্ত হৈ পৰিছে। তাৰপিছতো এনেই বাগানবিলাকতো আছেই কাজিৰঙাৰ ওচৰত, এই বাগানবিলাকেও যিবিলাক স্প্ৰে কৰে মানে সেইবিলাকৰ ফলতো মানে গোটেই ওচৰে পাজৰে গোটেই পৰিৱেশ বা কাজিৰঙাতো মানে পাহাৰ খনন বা শিল কুৱেৰি খনন বা ওচৰে পাজৰে যিবিলাক মানে বাগানবিলাকত স্প্ৰে কৰে সেইবিলাকৰ ফলতো মানে কি হৈছে, কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যৰ প্ৰতিও এটা ভয়ানক মানে হেৰি আহিছেই, মানে ভয়ানক এটা মানে সংকেত মানে এটা ভাবুকি আহিছে। গতিকে এইবিলাকৰ ফলত কাজিৰঙাৰ প্ৰতিও মানে যিহেতু লাভালাভবিলাকতো যিবোৰ হয় সেইবোৰতো কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে হয়, কাৰণ বাগানখনো মানে সেই পুঁজিবাদী গোষ্ঠীয়ে চলায়। তাৰপিছতে জনসাধাৰণ তাত উপকৃত মুঠেও নহয়, বৰঞ্চ মানে জনসাধাৰণৰ মানে খেতিবিলাক লোকচান হৈছে।
যেহেতু কৃষিভিত্তিক মানে চলি থকা মানে সাধাৰণ মানুহ, তাত কৃষিজীৱী মানুহ, গতিকে খেতি পথাৰবিলাক এনেকৈ নষ্ট হৈ থাকিলে মানে কি হ'ব, এসময়ত মানে ওচৰ পাজৰ গোটেই মানুহবিলাকৰ একদম মানে দুৰ্ভিক্ষত ভুগিব লাগিব। তেওঁলোক মানে প্ৰয়োজন ধৰণে গৃহহীনো হ'বগে এদিন মানে। কাজিৰঙা সম্পৰ্কত মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা। মই ভাবো যে যিখিনি তাত হৈছে, কাজিৰঙাৰ প্ৰতিওটো ভাবুকি আহিছে, ওচৰৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি, জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, এইবোৰ মুঠতে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈছে। গতিকে এই বিষয়টো কেতিয়াবা এনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনালৈ যোৱাটো বিচাৰো আৰু সকলোৱে মাত মতাটো বিচাৰো। ধন্যবাদ। मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। कोंकणा जो कि काजीरंगा की एकदम पास में ही रहती है, तो ये जो नोशन है कंजर्वेशन का और पीपल को लोगों को अलग करके कंजर्वेशन का जो आइडिया है, ये किस तरह से एक फार्स है और किस तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाने के लिए हो या फिर कंजर्वेशन के नाम पे भी जो आते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो या कॉर्पोरेशंस हो, वो लोग आके काजीरंगा के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो लोग वहाँ पे स्टोन क्वेरीज है काफी सारे, क्योंकि वो एक बेल्ट है हिल्स का विच एक्सटेंड्स अप टू कार्बी एंगलोंग, डिमा हसाओ, वो एक स्ट्रेच है। वहाँ पे वो अभी तक तो मोस्टली बहुत ज़्यादा उस पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ था, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है। एंड विद द कमिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इन देयर सेकंड फेज दे आर इंटेंसिफाइंग व्हाटएवर हार्म दे कैन डू उन जगहों पे एक्सप्लॉइट करके। तो उस पूरे स्ट्रेच में जो स्टोन क्वेरीज है वहाँ पे जो काम चलता है और ये मोस्टली रात के अंधेरे में ये सब काम चलता है। वहाँ का जो वेस्ट है और जो भी वहाँ से जमीन को या वाटर बॉडीज को हार्म हो रहा है, वो काजीरंगा तक आता है, वो पानी या फिर वो वेस्ट। और उसके अलावा नुमलीगढ़ रिफाइनरी इज बहुत क्लोज सिचुएटेड है काजीरंगा से। उसमें रिफाइनरी के जो वेस्ट है वो सब भी वी ऑल नो कि कितना ट्रीट करते हैं ये लोग वेस्ट वाटर बॉडीज में जाने से पहले। तो वो सब भी मतलब फ्लो होके काजीरंगा के आसपास जो गांव है वहाँ के पानी में आता है। एंड इस वजह से अभी फार्म्स में भी बहुत ज़्यादा असर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है वो फार्मिंग पे मोस्टली डिपेंडेंट है एंड अलॉन्ग विद दैट फिशिंग। तो वो फिशरीज भी अभी बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। जिस टाइम बाढ़ आती है उससे पहले बारिश होने के बाद जिस तरीके का वेदर था या फिर जिस तरीके से लोग अपना जीवन जीते थे वो काफ़ी चेंज हो गया है अभी। उसके अलावा कहीं कहीं पे स्लुइस गेट्स बना दिया गया है, जिसकी वजह से पानी बंद हो गया, जो बहता पानी था वो सब बंद हो गया है। और उस वजह से फिर अभी खेती में प्रॉब्लम हो रहा है और या फिर फिशिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और इन लोगों को हमें पता है कि वहाँ पे कोई दूसरा डेवलपमेंट मॉडल के नाम पे कुछ है नहीं। तो ये लोग जो जिस तरह से वो लोग जीते थे वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। एंड इस बार मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार जो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस हमने देखा, हाँ सरकारें ऑब्वियसली उस पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन जिस जगह में हमारा 3 से 4 टाइम फ्लड आता था उस जगह में इस बार पानी की कमी की वजह से खेती नहीं हुई बहुत सारी जगहों पे। जब बारिश हुई वो धान थोड़ा सा पका, उसके बाद बारिश हुई, धान खराब हो गया। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता बारिश हुआ जब धान पकने लगा था उस टाइम पे। ये कितने लोगों का खेती इस बार खराब हुआ है और बहुत सारी जगहों में हो भी नहीं पाया है। और अजीब सी गर्मी थी अंटिल अक्टूबर और बारिश नहीं हुई। फ्लड तो दूर की बात है,
बहुत सारे जगह में जहाँ पे हुई वहाँ पे मैसिव इरोशन हुआ। तो ये बहुत ही एक मतलब ऐसे टाइम पे हम पहुंच गए हैं जहाँ जितना भी फेक ये लोग कर ले डेवलपमेंट के नाम पे, कंजर्वेशन के नाम पे, लेकिन जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, एक नेशनल रिजर्व के आसपास हो, उसके नाम पे लोगों को वहां से बाहर करना, वो लोग जिस तरह से काजीरंगा का जो बॉर्डर्स है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाने के साथ साथ वहाँ लोगों का एक्सेस कम होता जाता है, और उस वजह से फिर और जो जब बाहर कर देते हैं फिर वह बाहर के लोगों के बारे में, मतलब उसके आसपास के गाँव के लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता, इनफैक्ट मोर हार्म किया जाता है उनको। ये कंजर्वेशन मॉडल ये तो है ही मतलब एंटी पीपल, बट ऐसे जो भी रिसोर्स ऐसे जगह है उसके नाम पे जो बिग कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही ये बिग कॉर्पोरेशंस कैपिटलिस्ट जिस तरीके का काम कर रहे हैं, वो आसपास के लोगों को स्थानीय लोगों को किस तरह से हार्म कर रहा है, हमें ये समझना होगा। और कोंकणा वही उसी बात का उसी बारे में काजीरंगा के आसपास की जगहों के बारे में बता रही थी, एंड शी वाज सेइंग कि इट बी, क्योंकि इसके अराउंड डिस्कशंस नहीं होता है नेशनल प्लेटफॉर्म्स में, तो बहुत ही कम डिस्कशंस होता है, तो she was saying कि we would like people to take up these issues and raise voices for people living in and around Kaziranga. Thank you for raising that story and translation, Vidisha. And now from the audience, we have one question. If there are other questions, audience members, please post them. And any of the speakers, you are welcome to come in now. And I also have one more question, which is, since you all are young people involved in climate politics, what kind of challenges have you faced, and what kind of message do you have for other young people, especially new people who want to join this work? So feel free to answer any of the questions, including the question in the chat, which is basically what are the 3 actions that we all have to take? What can we do? So whoever wants to come, answer whichever one you want to answer as convenient. Vishlesha, would you want to just read out the whole question? Yeah, so the question in the chat is that each one of the panelists has, why don't who has posted the whoever has posted it, please read it out. Yeah, Loli, please read it out. You're muted. Lalita ji, you're muted. You'll have to unmute. Okay. Now we All can right. hear you. I think I've unmuted. Can you hear me? Yes. All right. I was trying to get back to my question on chat. You know, all of you young people are so technologically savvy. So when you have a slight ancient fossil like me, it's a bit difficult to try to, you know, sort of balance and get all the technology right. But anyway, first of all, I just wanted to say it's been a great pleasure to be here and to listen to all of you. I think my question basically, which I now can't find again, but I said each of you has actually been bang on target in terms of identifying what have been the real critical issues, the contradictions, the conflicts, and the problems that have been created by both the fossil fuel industry, government policy, and obviously the kind of tensions because of this between indigenous communities who are protecting their own environment, be it the mountains, whatever their rich mineral and other resources are, forests, rivers, whatever, etc. So fundamentally, I think that what we have to look at going forward is, what do you think
we need to do to actually be able to address these contradictions? How do we influence change in global policy? We have COP coming up, and there's lots of, ideas and people who are going to be talking to some of these, and yet the influence and power of money and political authority and political people, as we have seen, are still sold on coal. And the other thing that nobody has mentioned is that we are also now revisiting nuclear energy as a so-called green, clean answer to our energy requirements and environmental requirements going forward. So I would love to hear from each of you, maybe what are the 3 actions that you think need to be taken by you, by us, by, a whole group of us? That's really my question. Thank you for that question. And all the speakers, you only have 30 seconds each to answer, 30 or 40 each, okay? So keep it brief. So let's start with Shruti. You want to go first? Yeah, I mean, put on a spot. I haven't really thought about like action, but what we've been working on is definitely to one is to recognize the role of indigenous communities like Adivasis and forest dwelling communities towards not just conservation, but also towards their stake in natural resource governance, as we say today. And जो बोलते हैं ये pre-prior informed consent, which is as given under Forest Rights Act, and all of those are not really kind of taken into account. So as citizens, we need to build pressure groups to ensure that these pre-prior informed consent is taken into account when you have forests diverted for these developmental projects, these coal mines and uranium mines. And, you have the classic example of Niyamgiri, where 11 Gram Sabhas resisted and you had the Supreme Court rule in favor of the Dongriya codes. So this is this is a milestone, and therefore this is an example that will motivate all of us to recognize the role of community towards preserving and conserving and governing and managing the forest and biodiversity. The second is, again, as pressure group, we know that recently the UN Human Rights Commission had recognized the right to healthy environment as your basic human right, which India abstained from. And this clearly goes on to say what our country's stand is, that we clearly still, the state does not feel like we should be entitled to a right to right to a healthy environment. And therefore, we as citizens should continue being that pressure group to ask, why are we not entitled to that right? Why did a country like this abstain from something like this, which is a necessity now? It's no longer a thing of a past. It's a need now. So that is a question for Lalita's thing. The thing about challenges is I'm kind of sad to know that in the present climate that we have, young people have very little space for any kind of slip-ups. For any little slip-up, there's a huge consequence. You're jailed. There's UAPA slapped against you. I mean, where is the space for us to even learn or have a dialogue, or to, and therefore looking at them, they're seen as examples. A lot of young people then step back because they're like, you have laws like UAPA. You need to also, that's probably my third action. Laws like those need to be repealed because they are anti-people. They are anti-environment, anti-state, like people. So laws like that need to be repealed, and anyone should have the right to dissent
and be able to say what they are without having the fear of, you know, somebody coming down and knocking on your door and seeing what you're reading or what you're eating. So I think those are some of the things that I probably, yes. Thank you, Shruti. Samiksha or Avinash, who wants to go? Samiksha, go for it. So when it comes to solution, the way I have been seeing, or rather experiencing it after living in the city for like 8 years and then moving back, what we can clearly see is cities are places where we have concentrated, we can say, power, money, and resources as well. Though they are not grown there, they are sourced from outside, but still. So we have a part where things are concentrated, and then we have our rural or remote areas where we still have bits of, or I would say there's a lot of indigenous wisdom still available there. We are lucky. I mean, I feel that I'm lucky that I am practicing in a country like India, where we still have access to things or indigenous wisdom, even though it is not documented properly. So when we look at these two aspects, wherein we have concentrated awareness, power, and you can say capital, and then there are parts where we have the wisdom. So when I see these two things coming together and kind of protecting and working with each other, I see hope there. That is one part, and the first hand example of it will be what we have seen in the RA Forest movement, and how like even in today's date, people are active about it. People are involved in the activities that are happening. Let it be about plantation, let it be about monitoring what's happening, or let it be about raising voice, raising concerns from time to time. So I see that as one solution, I would say, yeah, one solution kind of thing, that we need to come together more as a community indeed. And when we talk about cities being all about the concrete jungles, I think we still have a lot of scope in cities too. We still have green places left in and around the cities, which can be converted into biodiversity zones, which will help us grow food, maybe free food or accessible food at least, and it will also help us recycle our resources, like our wet waste that is generated. We can generate so much of compost in the cities, in our societies. So small solutions indeed, but I think this can play a major role in when it comes to mitigating a little bit, not like growing 50 or 60%, but at least some part of it that we can do right now from where we are. And apart from that, when we talk about, as Lalita said, about challenges, the major one which I faced, or the people that I was with when I was working with Fridays for Future, it's like a lot of people join in, and they join in with a lot of anxiety and a lot of hopeless. You feel a lot like when you start reading about everything that is happening, it gets very overwhelming, and you end up feeling hopeless about situation. It drains you, and there is no guideline as such. I mean, abhi shayad thode support groups aa rahe hain to help people navigate through it, but still, when
when you are alone or when you don't have people around you who can guide you through, there can be a lot of anxiety. And तो तुम कुछ करना चाहते हो और you can do that, but still there is this additional pressure or there's this additional stress that you have to cater to, which kind of slows you down in between. So I believe there should be either a forum, or we should have more active local groups which can guide us, especially the young generation, because once you go on internet, everything is just out there. I mean, you get to read everything and it gets overwhelming. So thoda guideline for people, especially the young people, and a place where we can feel safe, heard, and jahan pe we talk about hope and the possibilities along with the actions and along with the problems is yeah, that's a part which I feel is a challenge and it needs to be addressed. Great. Samiksha, तुम्ही कुठे राहतात? Sorry? तुम्ही कुठे राहतात? Alibag. अलिबाग. Yes. अलिबाग कुठे? अलिबाग पासून In पुढे which रोहा रोड. रोहा रोडला. Yes. मी भाईमाला में राहते. Okay. कार्लेखिन माहिती ना तुम्हाला? Yes. Oh. So just close to Karlekhin. So send me your telephone number. We'll get in touch. I will. I certainly will. Okay. Wow. Glad that you both have connected. Yes. And please exchange your numbers. And Avinash, your final 3 points, but really this time it's 30 seconds. Yeah. Okay. So I feel like the one good thing about many climate the problem is that we have solution, and we don't need to invest a huge money and resources to find the solutions, right? तो हमारे पास सॉल्यूशन है, अभी है, हमारे सामने है. साइंस ने बहुत कुछ किया है. Like the climate science has done a lot to provide us the picture of how like the things are bad and what can be done to like improve and to tackle this whole crisis. तो वो तो हमारे पास है और उसमें नहीं करने की जरूरत है. लेकिन मुझे जो पर्सनली, मैं उसको चैलेंज में भी मानता हूँ कि इतना साइंस होने के बावजूद हमने क्लाइमेट को सोशल इशू नहीं हम बना पाए. वो एक चैलेंज एज अ कैंपेनर मुझे लगता है कि वी रियली नीड टू गो. मतलब ये है, जरूरी है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे एक प्रेशर बने, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल कैंपेन्स भी बहुत जरूरी है. और जैसे कि पंचायत लेवल पे बात करना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इंगेज करना, उन पे प्रेशर बनाना, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लेवल पे हम कैसे इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को उठाते हैं, उनको कैसे प्रेशर करते हैं. ये चूंकि वो एक पार्ट है जो लैक हो रहा है. और जो दूसरी बात है वो ये है कि ओवरऑल मुझे लगता है कि जो सिस्टम है, जो प्रॉफिट मेकिंग को प्रमोट करती है और लोगों के वो पीछे करती है, उस सिस्टम को एक्सपोज करना, उस सिस्टम से क्वेश्चन करना एज एन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, द इंडिविजुअल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है हम बल्ब अपना बंद करके घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस बल्ब में को जब हम में जो बिजली आ रही है वो किस जगह से आ रही है, कौन लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं. और एज अ कम्युनिटी हमें उस सिस्टम को जो लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं उसके बारे में भी सवाल उठाना चाहिए एक कम्युनिटी बना के. तो वो दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और तीसरा जो और लोगों ने भी कहा है कि हमें, जो लोग पहले से नेचर के प्रोटेक्टर हैं, जिनका कार्बन फुटप्रिंट माइनस नेगेटिव है, आखिर उन्होंने इतने साल वो भी इस दुनिया में है. और जब आप वेलबींग की बात करेंगे तो आई फील लाइक कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उससे कहीं बेहतर वेलबींग के इंडेक्स में उनका अच्छा आपको मिलेगा. तो वी रियली नीड टू गो बैक टू दोज इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम. तीसरा जो चल रहा है कि ग्रीन वॉशिंग की बात जो चल रही है, कि मैंने बात किया कि क्या हम बिग सोलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें या हम रूफटॉप सोलर जैसी चीजों को सपोर्ट करें. यूएन की रिपोर्ट है जो कहती है कि
20% पिछले 20 सालों में जो एनर्जी पहुंचा है, 27% जो है, जो कम्युनिटी तक बिजली पहुंची है, उसमें रूफटॉप सोलर का और डिसेंट्रलाइज सोलर का की अहम भूमिका है। तो उसको हम उसके बारे में बात करें, या फिर हम एयर पोल्यूशन में जब बात करते हैं कि अभी पूरी जो सरकार है वो इलेक्ट्रिक कार जैसे बहुत हॉट और बहुत क्लाइमेट सॉल्यूशन के रूप में इलेक्ट्रिक कार को हमारी सरकार और कॉर्पोरेट सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस बात को भी रख सकते हैं कि वो उस इलेक्ट्रिक कार में जो बिजली आएगी वो कहाँ से आएगी और उसकी कीमत फिर कौन लोग चुकाएंगे? वो सवाल भी पूछना बहुत जरूरी है। और जिस शहर में ऑलरेडी जो सबसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार उनके लिए क्या स्पेस क्रिएट करेगी शहर में? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ग्रीन वॉशिंग है, उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि नहीं आप अगर समझोगे तो अभी बहुत सारी कंपनियां जो सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस कर रही है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग उनके हिस्ट्री है और अभी वर्तमान में भी वो कर रहे हैं, वही लोग आपको बताएंगे कि यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। जबकि हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों के पास लाइफस्टाइल चॉइसेस ही नहीं है जो कि वो चेंज करें। तो क्या हम उन लोगों के बारे में बात कर सकते हैं? और जो तीसरा एक जो समीक्षा ने बोला कि होपलेसनेस है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि उस होपलेसनेस को हम कैसे कन्वर्ट करें एक्शन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए डेफिनेटली जो कम्युनिटी बना के अगर हम लोग और ये बहुत सारे फोरम में होता भी है कि जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं वो हम उसको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट हुआ है यूथ ग्रुप्स के लिए, क्योंकि यूथ जो है वो एक बहुत सारा नया तरह का एलिमेंट, जैसे ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर में एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह के फन और जिस तरह का इंस्पायरिंग और टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्लाइमेट मूवमेंट में इंट्रोड्यूस किया है, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है, जो पिछले हम कई सालों में नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वो होपलेसनेस एक एक्शन में क्रिएट हो रहा है, उसको और भी सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुझे तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं लग रहा है, आप तीनों की बातें सुन के मुझे तो उल्टा और होप मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ अस, and we are very short on time. I'm going to pass it quickly to Vidisha. I think Vidisha is doing some closing lines, and we are also going to play a song, I understand. So over to you, Vidisha. You are on mute. Thank you so much, Ashleisha. Wonderful moderation there. और बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्पीकर्स का भी। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी सभी ने। और हाँ, जैसे कि अश्लेषा ने बताया कि वी डू फील होपफुल कि यंग लोग अभी आ रहे हैं आगे और ट्राइंग टू लर्न एंड ट्राइंग टू एंगेज मोर विद व्हाटएवर इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बहुत ही एक डिसाइसिव फैक्टर भी रहेगा कि ये जो जनरेशन है और जो यंग लोग हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, what they are seeing, जो भी डिस्ट्रक्टिव और जो भी फॉल्स डेवलपमेंट मॉडल्स है उनको आइडेंटिफाई करके कैसे रिजेक्ट करके हम नए रास्तों पे हम कैसे जा सकते हैं, उसको हम कैसे डिवाइस करें वो रास्ते। और वेरी इम्पोर्टेंटली कि कैसे हम जो लोग हैं जिनका जो को एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जंगलों के साथ, बहुत ही वल्नरेबल इकोलॉजिकल स्पेसेस के साथ, उनसे हम कैसे सीखे, इंडिजिनियस कम्युनिटीज को, लोगों को हम कैसे प्राधान्य दें कि जो तौर तरीके थे जीने के
उन सब में जो चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट द कैपिटलिस्ट हैव बीन डूइंग, और जो देश की अथॉरिटेरियन सरकार है वो लोग किस तरह से इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो भी आज हम जिस सिचुएशन में हैं, बीइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हमने अपनी रीजन को हमेशा एक रिसोर्स फ्रंटायर, एक एक्सट्रैक्टिव जो पॉलिटिक्स रहा है, जो इकोनॉमी रहा है, वही देखा है हमेशा से, whether it be coal, whether it's oil, whether it's tea, whether it's the reserve forest, जितनी भी चीजें हैं इस जगह को बस जैसे स्टेट ने आज या कल की बात नहीं है, सिंस सेंचुरीज जैसे यूज किया है इस पूरे रीजन को रिसोर्सेज के लिए, whether it's people in terms of resources या फिर natural resources जो बाकी के है। और जब झारखंड छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मूवमेंट्स चलते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड उन जगहों पे अटैक रहा है स्टेट का, महाराष्ट्र में, अक्रॉस इंडिया बहुत सारे जगहों पे आदिवासी कम्युनिटीज हो, इंडिजिनियस कम्युनिटीज हो, ट्राइबल्स पे जिस तरह से स्टेट ने हमेशा से एक निरंतर जो एक्सप्लॉयटेशन किया है, और उसके बाद जिस तरह का रेजिस्टेंस बना है, एंड once all of that is getting used up, they are searching for new land, new resources, new water bodies अभी ड्वेल करने के लिए। अभी नॉर्थ ईस्ट में वो लोग बोल रहे हैं पाम ऑयल कल्टीवेशन करेंगे और इसको पाम ऑयल का हब बनाएंगे। जिस जगह बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एक जगह को ऑलरेडी आप लोग जैसे सरकारों ने कैपिटलिस्ट ने जिस तरह से यूज़ किया है रिसोर्सेज के लिए, उसको आप एंड it is at the brink of a lot of destruction अभी। मेघालय में जैसे कोल के लिए, लाइमस्टोन के लिए जिस तरीके का एक अटैक चल रहा है, इन अदर रीजन्स एज वेल, जिस तरीके का स्टेट का एक वो रहा है with giving away a free hand to the capitalist, और वो अभी बढ़ रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी I was just saying कि कैसे हम क्लाइमेट क्राइसिस फर्स्ट हैंड हम मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई वेट करने का कोई टाइम नहीं है, इसके बावजूद अब भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं। और फॉल्स जो ये कॉर्पोरेशंस का अभी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के नाम पे इन लोगों का जो ढकोसला है, वो आई थिंक अविनाश वाज सेइंग कि ये 175 गीगावाट का जो ये एक एम रखा है उन लोगों ने सोलर पावर या क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन का बाय 2022 एंड 2030 तक कुछ, उसका वो किस तरीके का प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हैं। अज़्योर पावर करके एक कंपनी है जो सोलर पावर प्रोडक्शन करते हैं, एंड इन द नेम ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी उन लोगों ने 300 अराउंड बिघाज इंडिजिनियस लोगों से, कार्बी फार्मर्स से ले लिया है असम में। एंड ऑल्दो एक लीगल उस पे चल रहा है, बट वी हैव सीन कि किस तरीके से कैसे गवर्नमेंट ने, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, सब ने उनका साथ दिया है, डिप्राइविंग दिस पीपल ऑफ देयर लैंड, जहाँ पे वो लोग खेती करते थे। थैंकफुली अभी तक घरों तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जहाँ पे वो लोग खेती करते थे सिंस डेकेड्स, सिंस एजेस, उन लैंड को किस तरीके से ले लिया है सोलर पावर प्लांट के कंपनी ने in the name of clean and green energy, इंडिजिनियस लोगों को डिप्राइव करके, जिन लोगों का अभी तक वर्ल्ड कैपिटल से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था, वो लोग आए ही नहीं थे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में, उन लोगों को ऊपर जिस तरीके का शोषण अभी चल रहा है, एंड ऑल दिस इज बीइंग डन बाय ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने आप को
क्लीन एनर्जी के चैंपियंस बताते हैं, जिनको बड़े बड़े एनजीओज का, ग्लोबल एनजीओज का फंडिंग मिलता है, और मतलब लेकिन कि एंटी पीपल या फिर लोगों से लैंड छीन के, लोगों की जीविका को खत्म करके ये लोग ये सब जो भी नाटक कर रहे हैं, ये खत्म करना होगा, और हमें बहुत ज़्यादा पावरफुली रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, ऑल्टरनेटिव जो समीक्षा ने, श्रुति ने, अविनाश ने बताया, जिस तरीके के हम स्टेप्स ले सकते हैं, उनको विल हैव टू reach out, will have to make our people aware कि क्या चल रहा है. Of course they know, लेकिन किस तरीके से हम इस अटैक को कॉम्बैट कर सके, किस तरीके से हम इन ये जो लगातार एक रहा है पावरफुल लोगों का, उसको हम कैसे काउंटर कर सके. तो वो उसके लिए हमें तैयार होना होगा. we'll have to reach out more, we'll have to spread the word, we'll have to be ready for maybe a lot of setbacks like arrests or cases or UAP and whatnot, but then still we'll have to come back with more power. And because हम जब लोगों को समझ में आएगा, जिस तरीके के से आ भी रहा है धीरे धीरे, and they'll become the force, so we can definitely move towards a better future, or we don't have time to wait. कंजर्वेशन के नाम पे हो या फिर एनर्जी के नाम पे हो, जो ये एक फॉल्स डेवलपमेंट मॉडल्स जो भी बनते हैं, उसके अगेंस्ट हम किस तरीके से खड़े हो सकते हैं. आई वुड आल्सो लाइक टू ब्रिंग हियर एक चीज़ मुझे याद आया जब समीक्षा वाज टॉकिंग अबाउट पर्माकल्चर, जो एक अभी रिसेंटली एक एविक्शन हुआ था ऑफ मुस्लिम्स इन असम. They were doing a very wonderful job with agriculture. जो sand होता है, river का जो sand होता है, it's almost that kind of sand, जहाँ पे क्योंकि वो लोग फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, इरोशन इफेक्टेड लोग हैं, उनकी ज़मीन चली जाती है, घर चला जाता है, सब कुछ फ्लड में, एंड no government whatsoever until date have done anything towards rehabilitation of these people. क्योंकि असम में अभी तक तो चलो बहुत लैंड है, जंगल है, तो वो काट के वो लोग सेटल हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट से कभी कुछ भी नहीं मिलता था, तो दे यूज्ड टू कम एंड सेटल एंड इन रिवराइन एरियाज मोस्टली. एंड जो जिस सैंड को हम ग्रे जो सैंड है उसके ऊपर वो लोग जिस तरीके से खेती करते थे, एंड नॉट जस्ट वन खेती बट अक्रॉस द ईयर, वो लोग धान के बाद वेजिटेबल्स का जिस तरीके से वो लोग खेती करते थे, वो काफ़ी सीखने लायक एक चीज़ था. बट देन क्योंकि वो लोग मुसलमान थे और यहाँ पे माइनॉरिटी है, तो इलेक्शंस आ रहे हैं, एंड ऑल्सो यहाँ के मेजॉरिटी हिंदू लोगों के ऊपर एक वो डालने के लिए सरकार ने उनको एविक्ट किया, उनके ज़मीनों को वो किया, और उस ज़मीन पे अभी इंडिजिनियस को लोगों को खेती करने का मौका मिलेगा. एंड ऑल दैट ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है एंटी पीपल और एंटी इंडिजिनियस हो या फिर एंटी जो ट्रेडिशनल मीन्स है ऑफ सर्वाइवल, उसके अगेंस्ट एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन के हमें लोगों का ही Banke will have to stand and keep looking for alternatives, और जितने भी है alternatives, we'll have to devise ways how to make it possible, और कैसे हम reach ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सके. उसी के साथ मैं आज हमारे डिस्कशन खत्म करना चाहूँगी. I'll hand over to Amod. Will Amod be playing the video?
नाश केला वाघदेवा जंगल वाचवाया तू दावर जंगल वाचवाया तू दावर आपली झाड वाचवाया तू दावर वाघदेवा जंगल वाचवाया तू दावर आपल्या घराचा सत्यानाश केला वाघदेवा जंगल वाचवाया तू दावर उद्ध्वस्त झालं जीवन पक्ष्यांची तुटली घरटी गेली आमची शेती हरवली नाती गोती गेली आमची शेती हरवली नाती गोती उद्ध्वस्त झालं जीवन पक्ष्यांची तुटली घरटी गेली आमची शेती हरवली नाती गोती गेली आमची शेती हरवली नाती गोती ही नाती वाचवाया तू दावर आमची शेती वाचवाया तू दावर वाघदेवा जंगल वाचवाया तू दावर आपल्या घराचा सत्यानाश केला वाघदेवा जंगल वाचवाया तू दावर कळली नाही जाना या निसर्गाची महती हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी कळली नाही जाना या निसर्गाची महती हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी हिरवाई वाचवाया दुधावर हिरवाई वाचवाया दुधावर हिरव्या देवा जंगल वाचवाया दुधावर पर्यावरणाचा सत्यानाश केला वाघदेवा जंगल वाचवाया दुधावर वाघदेवा जंगल वाचवाया दुधावर हिरव्या देवा जंगल वाचवाया दुधावर Thank you so much. Once again, thank you to the speakers and Ashlesha और इस पूरे सीरीज के जितने भी स्पीकर्स और मॉडरेटर्स रहे हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया. We have had quite insightful sessions और we'll be continuing with the Yuva Samvad session. We hope we'll see you next Thursday. और जितने भी लोग बाकी माध्यम से भी जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया. आगे भी we hope we'll see you in next Thursday's Yuva Samvad session. Thank you so much. Thank you, everyone.